बाजार बोलता है। इसमें एफआईएस का डेटा एक बार देख लेते हैं, क्योंकि एफआईएस के डेटा से तो कुछ भी पॉजिटिव सिग्नल मिल नहीं रहे हैं। काफ़ी दिन हो गए हैं, काफ़ी महीने हो गए, अब तो 1.5-2 महीने हो गए होने में आ गए। अक्टूबर से तो बिल्कुल मिले ही नहीं है, और नवंबर में भी अभी तक तो कोई सिग्नल ऐसा है नहीं कि उनका कुछ पॉजिटिव हो। सिल्वर लाइनिंग केवल इतनी ही ढूंढ सकते हैं कि सेलिंग के जो मोमेंटम है वो थोड़ा कम हो गया। 1850 करोड़ रुपए की सेलिंग थी थर्सडे के सेशन में, और डीआईएस की बाइंग 2482 करोड़ रुपए की थी, तो यही एक पॉजिटिव है। लेकिन एक बार देख लेते हैं कि किस तरह से ग्लोबल इंडिसेस कामकाज कर रही हैं, तो उसका जो एक झलक है, क्योंकि ग्लोबल इंडिसेस में फ्राइडे का सेशन तो था, वहाँ पर जो ओपन था तो डाउ करीब 306 अंक गिरकर बंद हुआ। लेकिन आज एशियन इंडिसेस पर नजर डालें तो शंघाई हैंसेंग करीब 1% ऊपर है, निकाई 1% डाउन है, कोस्पी करीब 2% ऊपर है। तो एक मिक्स ट्रेंड है ऑन द पॉजिटिव साइड। तो मार्केट, इंडियन मार्केट नेगेटिव है, इसके एक आईटी ही कल्प्रिट है। साथ ही एक बार देख लेते हैं आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स, कौन से काउंटर हैं जो कि आज के मार्केट में स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, और कौन से काउंटर हैं जो कि आज के मार्केट में अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। तो लेकिन पहले जो आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं या जो गेनर्स हैं उसमें देखें तो गार फाइबर्स यहाँ पर करीब 14% का उछाल, अवंती फीड्स करीब 7%, नेशनल एल्यूमिनियम 7%, जीएसडब्ल्यू होल्डिंग करीब 5%, और मुथूट फाइनेंस करीब 5%। ये काउंटर ऊपर हैं, आज टॉप गेनर्स की लिस्ट में बने हुए हैं। साथ ही एक बार देख लेते हैं टॉप लूजर्स कौन से हैं, जहाँ पर कि गिरावट तेज़ देखने के लिए मिल रही है। उसमें आईजीएल करीब 19% नीचे, एमजीएल करीब 13% नीचे। यहाँ पर कुछ खबरें हैं, क्योंकि गेल ने दोबारा एलोकेशन कम किया है गैस का, उसका एक इम्पैक्ट इन कंपनीज पे काउंटर पर देखने के लिए मिल रहा है। टेगा इंडस्ट्री करीब 10.5%, सांगवी मूवर करीब 10%, और सूर्य रोशनी करीब 7.5%। तो कुछ काउंटर जहाँ पर कि तेज गिरावट देखने के लिए मिल रही है। लेकिन मार्केट की स्थिति क्यों ख़राब हो रही है, क्या कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव थॉट्स हैं, उसके पीछे कुछ एक ग्लोबल ट्रिगर्स भी है। ग्लोबल ट्रिगर्स एक बार देख लेते हैं, आज कौन सी ऐसी बड़ी खबरें हैं जिनका की इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पे आने वाले समय में देखने के लिए मिल सकता है। तो पहली बड़ी खबर है कि यूक्रेन रूस पर तेज हमले कर सकता है। अभी तक तो रूस ही हमला कर रहा था, लेकिन अब यूक्रेन भी हमला कर सकता है। वो कारण सिंपल है कि बाइडेन गवर्नमेंट जाने वाली है, तो उनकी तरफ से जो भी उनको आश्वासन मिल रहे हैं कि बाइडेन गवर्नमेंट ने हरी झंडी भी लगभग दे ही दी है कि आप को जो आपने हथियार दिए उनसे जो अटैक करना है आप कर लीजिए रशिया पर। उसके बाद तो ट्रंप आ जाएंगे, तो ट्रंप तो आपको हमला इतना एग्रेसिवली करने नहीं देंगे। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल रिस्क को गहरा रहा है। साथ ही अगर देखें तो जो पावेल हैं, जो अमेरिका के फेड के चेयरमैन हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि ब्याज दरों में कटौती को लेकर अभी जल्दबाजी नहीं करेंगे, और जिस तरह के अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है, जिस तरह के इकोनॉमिक डेटा मिल रहे हैं, उससे हमें एक कुशन है, जिसकी वजह से हमें ब्याज दरों में कटौती करना कोई दबाव नहीं है। तो ये एक पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी है। लेकिन उनका ये स्टेटमेंट कि रेट कट नहीं करेंगे, उसी की वजह से हम देख भी रहे हैं कि आज थोड़ा सा आईटी सेक्टर पर थोड़ा दबाव देखने के लिए मिल रहा है। अंशुल जी, कैसे देख रहे हैं इंडियन आईटी कंपनीज को? पहले तो मैं आईटी इंडेक्स पर आपका एक राय लेना चाहता हूं, फिर विजिविज बैंक निफ्टी पर भी लेना चाहता हूं, क्योंकि वो स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रही है। और आईटी में अगर अंडर परफॉर्मेंस आनी है तो किन काउंटर्स पर आनी है, और नहीं आनी है तो कौन से काउंटर खरीदें? देखिए विवेक जी, सीएनएक्स आईटी पे अगर देखें तो मेजर सपोर्ट जो था, जो डेली चार्ट पर हमने गैप डिस्कस किया था, उसी जोन से बाउंस बैक किया था। बाउंस बैक बहुत शार्प और स्ट्रेंथ के साथ था, लेकिन आज जिस हिसाब से कैंडल गिव अप कर रही है, ये क्लियर इंडिकेशन है कि बुल्स को ट्रैप कर लिया गया है। पहला जो स्विंग लो जहां से बाउंस बैक इनिशिएट हुआ था 39,975, ये लेवल ना सिर्फ टेस्ट होगा बल्कि तोड़ते हुए 38,747 तक हम नीचे आते हुए दिखेंगे। तो आईटी एकदम से वीकनेस, जो मतलब स्ट्रेंथ आई थी रिवर्सल पे, वो कंप्लीटली आज के सेशन में गिव अप कर रहे हैं। तो यहाँ से कम 5% की डाउनसाइड आईटी इंडेक्स पे दिख रही है, और 5% अगर आईटी इंडेक्स पे डाउन मूव आती है तो लार्ज कैप में कहीं भी 7-8%, और मिड कैप शेयरों में लगभग 15-17% की डाउन मूव आ सकती है। तो फ्रेश बाइंग के लिए आज से आईटी से फिलहाल दूर रहना चाहिए। बिल्कुल, तो फ्रेश बाइंग से आईटी से दूर रहना चाहिए, ये एक अंशुल जी की राय है। लेकिन अंशुल जी, एक बात और भी है कि जब मार्केट को संभालना था तो आईटी नहीं संभाला, और बाकी सारे शेयर नीचे आ गए। अब ये कहीं ऐसा तो नहीं मार्केट रिवर्स होने वाला हो कि आईटी नीचे और बाकी सब ऊपर? देखिए बिल्कुल मुझे यही लग रहा है कि अब यहाँ से रिवर्सल आने के संकेत एकदम जिसको कहते हैं चरम पे हैं। निफ्टी में मेरी लास्ट लाइन ऑफ सपोर्ट जो लास्ट वीक भी हमने डिस्कस किया था
23,350 एक बार टेस्ट होते हुए दिखेगा, वहां जाके हम एक्सट्रीम ओवरसोल्ड हो जाएंगे। आज भी सुबह एक बार बाउंस बैक करने की कोशिश की, हल्का सा 12 पॉइंट उस लेवल से दूर रह गया था, 362 का लो बना था। वापस से हम उसको टेस्ट करने जा रहे हैं, तो प्रोबेबली इसको हम अगले एक आध घंटे में टेस्ट कर लेंगे। यहाँ से मुझे फर्दर सेलिंग आती हुई नहीं दिख रही है। आती भी है 100-150 पॉइंट नीचे की, तो मैं उस बस को मिस करना ज्यादा पसंद करूंगा बजाय शॉर्ट में ट्रैप होने के, क्योंकि रिवर्सल जब आएगा इतना शार्प होगा कि स्टॉप लॉस काटने का मौका भी नहीं देगा, अगर इस जोन पे आके आप ब्रेकडाउन या शॉर्ट प्ले कर रहे हैं। तो अब वो बस मिस हो चुकी है। जो 26,000 के पास हम बात कर रहे थे कि कोई भी सपोर्ट काम नहीं आएगा, एफआईए एक्सट्रीमली ओवरबॉट है, यहाँ से मार्केट जब नीचे आना स्टार्ट होगा किसी भी सपोर्ट पे नहीं रुकेगा। अब उसका उल्टा है, हम नियर अबाउट एक्सट्रीम ओवरसोल्ड हैं, 7,20,000 पे होते हैं, 6,80,000 पे हैं, तो नीचे 150 पॉइंट हो सकता है। बट अब विंड जो है वो वापस से शॉर्ट कवरिंग के फेवर में आना स्टार्ट होगी। हमने सुबह से अपने क्लाइंट्स को बैंक निफ्टी लॉन्ग सजेस्ट किया है। निफ्टी अगर 23,350 के आसपास आ जाता है स्पॉट, तो वहां से हम लॉन्ग सजेस्ट करना स्टार्ट करेंगे। एचडीएफसी मेजर सपोर्ट पे, रिलायंस स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो पे, रिलायंस हम लॉन्ग सजेस्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली हम यहाँ से लार्ज कैप और ईटीएफ लॉन्ग करने के लिए सजेस्ट कर रहे हैं बजाय मिड कैप स्मॉल कैप के, क्योंकि वहां पे बाउंस बैक आएगा, क्वालिटी ऑफ बाउंस बैक वीक ही रहने वाली है। तो मे बी वहां ट्रैप वापस हो सकते हैं। तो बेटर है कि लार्ज कैप या इंडेक्स के ईटीएफ बाई करके चलें, वहां पे पैसा बनेगा। बिल्कुल। तो पैसा जहां बनेगा वो ज़रूरी है उनको जानना, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे दर्शक भी हैं, मैं उनके कुछ एक क्वेश्चंस भी लेता हुआ चलता हूं, लेकिन काफ़ी कुछ खबरों पर भी डिस्कशन होगा। अभिषेक जी का सवाल है लखनऊ से, ABFRL, आदित्य बिरला फैशन सर, महेश सर, इनके पास 298 के कुछ शेयर पड़े हुए हैं, क्या करें सर? देखिए फिलहाल होल्ड के अलावा कोई ऑप्शन फिलहाल इनके पास में रहेगा नहीं। और एवरेजिंग सर ठीक है, एवरेजिंग कर लें? एवरेजिंग करना है तो थोड़ा थोड़ा स्ट्रगल्ड वे में आप करते रहिए। यहाँ पे कंपनी के अंदर फंडामेंटली उतने कुछ अप्स एंड डाउन्स फिलहाल अपने को देखने को शायद नहीं मिलेंगे, बट वैल्यूएशन वाइज कंफर्ट भी आता है। तो यहाँ पे अगर स्ट्रगल्ड वे में अगर थोड़ा थोड़ा उनको एक्यूमुलेट करना है तो जरूर कर सकते हैं। ये थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी और शायद नीचे के लेवल में थोड़ा और मिले तो और उसको ऐड कर सकते हैं। फर्दर वापस से अपसाइड जब ये रिवर्सल होगा तब इनके लेवल आराम से देखने को मिल सकते हैं। जी स्टैगर्ड वे में ऐड कर सकते हैं, फिलहाल कोई दिक्कत यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। जी। अंबर सिंघा जी का सवाल है अंशुल जी आपसे कि पूछ रहे हैं कि आई एम ए डेली व्यूअर ऑफ मनी 9। वी नो अंबर जी, क्योंकि हम आपका नाम अब जान चुके हैं, रोज़ आपका सवाल ज़रूर आता है। एंड अंशुल जी इन्होंने IOC के कुछ शेयर लिए हुए 150 रुपये के प्राइस के, पूछ रहे हैं कि यहाँ एवरेज करूँ या 125 का वेट करना चाहिए? देखिए मेरे ख्याल से आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि आईओसी भले 125 पे सपोर्ट है, बट अब निफ्टी और बैंक निफ्टी मेजर सपोर्ट पे है। यहाँ से बाउंस बैक मेरे को ज्यादा दिख रहा है, तो वो आखिरी 2-4 रुपए के चक्कर में ऐसा ना हो कि आप बस मिस कर दे, क्योंकि यहाँ से बाउंस बैक आएगा तो पहला सीधा सीधा लेवल आता है 150 से 153 रुपए का। नीचे के जो शेयर ले रहे हैं वो 150 153 पे बुक कर लें, और अब बाकी शेयर अपने होल्ड कर सकते हैं। तो एक बाउंस बैक में प्ले का अच्छा मौका है, फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है, तो इसको क्रेडिट मार्केट प्राइस से ले लेना चाहिए। बिल्कुल। कुछ खबरें जो कि ग्लोबल फ्रंट पर भी हैं, क्या निफ्टी बाउंस बैक लेगा? क्योंकि अंशुल जी भी कह रहे हैं बाउंस बैक लेने की तैयारी है, तो कुछ एक बाउंस बैक की बात भी कर लेते हैं। 3 ट्रिगर ऐसे हैं जो कि सिल्वर लाइनिंग के तौर पर उभर भी रहे हैं। पहला, CLSA ने वीकेंड्स में भारत का वेटेज दोबारा 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया। याद होगा कि अक्टूबर फर्स्ट वीक के आसपास उन्होंने अपना वेटेज जो था भारत में जो 20% चल रहा था उसको घटाकर 10% कर दिया था, और उन्होंने कहा था कि अब हम चाइना की तरफ फोकस कर रहे हैं। अब उन्होंने दोबारा से भारत पर जो वेटेज है अपना 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया। तो केवल 1.5 महीने में उनका ये स्टांस जो चेंज होना, ये एक पॉजिटिव संकेत। क्योंकि हम इसलिए बात कर रहे हैं CLSA की, रिपोर्ट्स तो काफ़ी सारी आती रहती हैं, लेकिन उस समय के बाद से ही FIs का फ्लो इंडियन मार्केट में काफ़ी तेज हुआ ऑन द नेगेटिव साइड, और मार्केट ने गिरना भी तेज़ी से शुरू किया। दूसरा, मूडीज़ ने भी थोड़ा सा मूड ठीक किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि भारत की इकोनॉमी मजबूत है, और 2024 में भारत की जो GDP ग्रोथ है वो 7.2% रहने का अनुमान जताया। दैट मीन्स कि इकोनॉमिकली भी हम ठीक ही काम करेंगे 2024 में। हालांकि 2024 अब ख़त्म होने वाला है, 2 महीने बचे हैं, लेकिन GDP ग्रोथ के आंकड़े तो अभी और आने हैं, तो अक्टूबर दिसंबर तिमाही के भी रहेंगे, तो उसका भी एक इम्पैक्ट रहेगा मार्केट पर। साथ ही तीसरी बड़ी खबर,
जो तीसरा एक बड़ा स्ट्रैटेजी कही जाती है, जिनकी मानी जाती है, क्रिस्टोफर वुड जिन्होंने, जो कि जेफरीज के चीफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं, उनका कहना है कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से भारत की ग्रोथ पर कोई असर नहीं होगा और भारत पर हमारी ओवर रेटिंग बरकरार है। लेकिन उन्होंने अक्टूबर के फर्स्ट सेकंड वीक में ही अपना भारत से थोड़ा वेटेज घटाया था, जिसकी वजह से हमने देखा कि जेफरीज प्लस CLSA, जब इन दोनों ने वेटेज घटाए थे तभी इंडियन मार्केट में बहुत तेज सेलिंग आई थी और उसकी वजह से इंडियन मार्केट तेजी से गिरते हुए दिखाई दिए। तो CLSA पॉजिटिव हो चुका है, जेफरीज नेगेटिव बोलना बंद कर चुका है। तो ये एक पॉजिटिव चीज जो कि इंडियन मार्केट पर शायद प्ले कर सकती है। महेश सर, अगर ये FIs जो कि नेगेटिव बोल रहे थे, पहले तो रिसर्च हाउस ही नेगेटिव बोलेंगे, उसके बाद ही FIs एक्शन लेंगे जो हेज फंड्स वगैरह होते हैं। अगर ब्रोकिंग हाउस पॉजिटिव हो रहे हैं इंडिया पर, तो क्या पॉजिटिव हो जाना चाहिए या अभी और वेट करना चाहिए? देखिए, ब्रोकरेज हाउस तो अपने अपने हिसाब से एजम्पशन करते रहते, तो उसकी एक रिपोर्ट का जो बेसिक पार्ट अपने जो डोमेस्टिक करंट जो ट्रिगर है वो ध्यान रखना चाहिए मेरे हिसाब से। अभी अपने शादियों का सीजन खूब है और वहां पे एक अच्छी खासी शादियां जो है वो होने वाली है और एक्सपेंडिचर भी एक बड़े लेवल पे होने वाला है। तो फिलहाल एक फेस्टिव सीजन भी अभी गया है, तो ये नंबर्स जो आएंगे अभी वो कहीं ना कहीं पे अच्छे नंबर्स एक्सपेक्टेड है। जो इकोनॉमिक स्लो डाउन की बात चल रही है, शायद हो सकता है कि वो नंबर काफी अच्छे आ जाए तो एक सरपास कर ले। तो मेन ट्रिगर वहां पे है कि एक्सपेंडिचर है और ग्रोथ जो है जो एक्सपेक्ट की जा रही है कि एकदम स्लो डाउन हो जाएगी, वो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं पे ये ओवर रिएक्ट हो रहा है उसके ऊपर। आ, दो कोर रिलेशन है। एक तो मार्केट के अंदर डिमांड और सप्लाई का जो ट्रिगर है वो फिलहाल सप्लाई एकदम ओवर चल रही है तो उसकी वजह से। बट फिगर्स की बात करें, फैक्ट्स की बात करें, तो कहीं ना कहीं पे लगता है कि ये जो बोल रहे हैं उनमें अच्छी खासी एक तथ्य वाली बात है। बट ये कब टर्न अराउंड करेंगे या स्टॉक स्पेसिफिक वापस से बन के बाइंग करेंगे, ये एक देखने वाली बात है। तो यहाँ पे बुलिश है, हमारे को भी बुलिश होना है, बट एक स्टेगर्ड वे में एक टाइम जोन जो है वो एक पास आउट निकालना पड़ेगा। हमारे जो डोमेस्टिक ट्रिगर है उसको हम ऑलरेडी ध्यान में फैक्टर कर चुके हैं और वो कहीं ना कहीं पे फैक्टर जो है काम करेंगे। वैल्यूएशन वाइज कंफर्ट कहीं ना कहीं पे अभी फिलहाल ये लेवल से आ गया है। अब यहाँ पे लोअर के जो चांस है वो थोड़े कम लग रहे हैं, बट यहाँ पे ट्रिगर जो है डोमेस्टिक वो अपने को ध्यान में रख के कहीं ना कहीं पे उसके बाद में अपन को फर्दर एक्शन ले तो ज्यादा बेटर रहेगा। बिल्कुल। फर्दर वो ये इलेक्शन महाराष्ट्र के है उसमें वापस से एक टर्न अराउंड अपने को शायद हो सकता है कि अपर साइड में देखने को मिले। बिल्कुल। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इस समय मार्केट के लिए। और क्योंकि महाराष्ट्र का इलेक्शन, जिसको कि फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है इंडिया की, महाराष्ट्र को, वहाँ का इलेक्शन जरूर इंडियन मार्केट के लिए एक बड़ा ट्रिगर का काम करेगा। लेकिन एक ट्रिगर जो कि हम बात भी कर रहे थे कि FIs की सेलिंग आई थी और कितना इंडियन मार्केट की मार्केट कैप भी उड़ चुकी है, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं। 27 सितंबर को इंडियन मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था जो कि 26,277 था और वहाँ से जब मार्केट टूटना शुरू हुआ उसके बाद अब देखिए आप, 27 सितंबर को इंडियन मार्केट की जो मार्केट कैप थी, जो ऑल टाइम हाई लगा था, उस समय थी 479.1 लाख करोड़ और 14 नवंबर को जो मार्केट कैप बची वो बची 431.78 करोड़। दैट मीन्स कि 47.32 लाख करोड़ का नुकसान इंडियन मार्केट को ऑलरेडी हो चुका है। उसमें ऐसा नहीं कि रिटेल निवेशक का ही सारा पैसा लगा है, उसमें वैल्यूएशन गिरती है सारी कंपनी की। जब शेयर प्राइस गिरते हैं वैल्यू गिर जाती है, प्रमोटर की भी वैल्यू होती है, जो करीब इंडियन मार्केट में जो प्राइवेट प्रमोटर्स हैं उनकी 40% होल्डिंग है। तो 47 लाख करोड़ का 40% तो आप इंडियन प्रमोटर के हवाले कर दीजिए। बाकी म्यूचुअल फंड्स का है, रिटेलर्स का है, रिटेलर्स प्लस म्यूचुअल फंड मिला के करीब 20 से 25% के आसपास शायद उनका स्टेक होगा। तो उतनी वैल्यू तो रिटेलर को म्यूचुअल फंड प्लस उनकी रिटेल के पोर्टफोलियो में नुकसान लगा है। तो ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लमेटिक है। FIs का जो होल्डिंग है इंडियन मार्केट में वो टोटल मार्केट कैप का करीब 16% है, तो उनको भी कहीं ना कहीं वैल्यू वाइज तो जितना पोर्टफोलियो उनका बचा है उस पर तो उनको भी डिप लगा है, तो ये कहीं ना कहीं वैल्यू गिरी है। तो उसमें 47 लाख करोड़ में आप इतना देखकर फिगर को नहीं घबराना, लेकिन हाँ डेंट जरूर लगा है, 10% मार्केट गिरा है। लेकिन कुछ और डेटा पॉइंट्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, अगर हम देखें तो
घरेलू खबरों में भारत ने लंबी दूरी की मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसमें जो मिसाइल बनाने वाली कंपनी है लाइक भारत डायनामिक्स, HAL, और जो मिसाइल का जो मटेरियल प्रोवाइड करने वाली कंपनी है मिधानी, इन सभी कंपनियों पर एक बार जायजा ले लेते हैं। अंशुल जी, कैसे लग रहे हैं ये तीनों काउंटर? देखिए, HAL में बाउंस बैक आ रहा है, और HAL में बाउंस बैक प्रोबेबली कंटिन्यू रह सकता है। ऊपर क्वार्टरली वीवैप 4340 तक है, तो वहां तक आ सकता है। मिठानी में अगर देखें तो मेटल स्टॉक्स चूंकि बाउंस बैक कर रहे हैं, और मेटल मुझे बहुत अच्छे भी लग रहे हैं, बट मैं एल्यूमिनियम स्टॉक्स पे काफी बुलिश हूँ। मिधानी में बहुत ज्यादा बाउंस बैक आता हुआ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे क्वार्टरली वीवैप से नीचे की तरफ चला है, तो स्टॉक में 264 रुपीज तक की डाउन मूव आ रही है। अगेन PSU उसमें हल्की सी बाउंस बैक पे ही सेलिंग आने लगती है, कोई एज सच बाउंस बैक भी नहीं आ रहा है। अगर मैं लास्ट सेशन का वॉल्यूम देखूं तो 1561% वॉल्यूम राइज था, 6.1 मिलियन था मिदानी में, बट डे लो पे आगे क्लोज किया। तो ये जो बाउंस बैक आया है, इसमें किसी न किसी बड़े प्लेयर ने माल छोड़ा है, तो वापस से 264 आता हुआ दिख रहा है। तो अगेन इन काउंटर्स में बाउंस बैक पे सेल ही करना चाहिए। बिल्कुल। एक हमारे दर्शक हैं नोक मानी जी, ये पूछ रहे हैं MGL पर राय दीजिए सर। 1230 का एवरेज है, 3 साल के लिए होल्ड कर सकता हूँ, एक्मुलेट कर रहा हूँ, सेल करूँ या एवरेज करूँ? सर आज तो MGL और इंद्रप्रस्थ गैस और ये जो ATGL है, ये तीनों ही गिरे हुए हैं, लेकिन IGL और MGL तो काफ़ी तेज़ी से गिरे हैं, क्योंकि इसके पीछे कारण भी है कि जेफरीज़ ने अपने प्राइस टारगेट कट कर दिए हैं, और जेफरीज़ ने MGL का जो उनकी बाय रेटिंग थी उसका टारगेट घटाकर पहले तो रेटिंग अंडर परफॉर्म कर दी है, और टारगेट घटाकर अब 1130 कर दिया है। और IGL में भी उन्होंने जो होल्ड की रेटिंग थी उसको घटाकर अंडर परफॉर्म की रेटिंग कर दी है, और टारगेट उन्होंने 295 रुपये कर दिया। मतलब कि जो लास्ट ट्रेडिंग डे की जो क्लोजिंग थी वहाँ से 26% नीचे का टारगेट उन्होंने IGL का दिया और 14% MGL का दिया है। महेश सर, अब ये तो ब्रोकिंग ऐसी है, जेफरीज जो कि एक ही दिन में टारगेट हिट करा देती है ऑलमोस्ट, और लगभग टारगेट हिट उन्होंने करा ही दिए दोनों काउंटर्स के। अब क्या करें सर? न्यूज जो है दोनों ही काउंटर के लिए नेगेटिव है। मेरे हिसाब से कोई भी बाउंस बैक आता है तो इसमें एक बार का तो एग्जिट कर लेना चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉन्ग टर्म है तो थोड़ा सा एक डाउन साइड का फर्दर और वेट करना चाहिए, जहाँ पे एक लगे कि हाँ वैल्यूएशन कंफर्ट है, तो वहां पे वापस से एंट्री बनाना चाहिए। अब न्यूज फ्लो काफी नेगेटिव चल रहा है, और इम्पैक्ट जो है फर्दर और आगे क्या होंगे उसके बाद में कुछ डिसाइड कर सकते हैं। तो ये नेगेटिव न्यूज इम्प्लीकेशन है, और टाइम वैसा चल रहा है कि अभी थोड़ी सी भी नेगेटिव न्यूज है तो वहां पे एक बहुत ज्यादा बीटिंग होता है। तो मेरे हिसाब से अगर कोई भी अपसाइड मिलता है तो एक बार वापस से एग्जिट करिए। लॉन्ग टर्म का विचार है तो थोड़ा और नीचे की और सेटल डाउन होने दीजिए, उसके बाद में कोई भी वापस से पोजीशन बनाओ तो ठीक है। कोई भी सपोर्ट फिलहाल मिलता हुआ ये लेवल पे अभी दिख नहीं रहा है, तो एक या तो आप अपर साइड में एग्जिट कर लीजिए, और वेट करना है तो थोड़ा और वेट करिए। बिल्कुल। अब तो सवाल ये उठने लगे कि ये गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां चलेंगी कैसे, क्योंकि जिस तरह से गैस एलोकेशन पहले ONGC ने कम किया, फिर गेल ने कम किया, तो ये तो लगातार अगर इनको गैस ही नहीं मिलेगी तो बेचेंगे क्या? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। तो सर इनके लिए क्या आंसर रहेगा ये, मतलब अभी क्या करें, क्योंकि फर्स्ट डे ऊपर के भाव के गए हैं महेश सर? मेरे हिसाब से तो एग्जिट करना सही रहेगा, क्योंकि जैसे कि आपने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि गैस एलोकेशन ही नहीं मिलेगा तो फिर वो बिजनेस कैसे करेगा। फर्दर वैल्यूएशन जो है वो डे बाय डे कम ही होते रहेगी, और उसमें नेगेटिव फर्दर इंक्रीज होते रहेगी। तो ये पर्टिकुलरली एक्शन पे डिपेंड करेगा। अगर कोई फर्दर वापस से एक्शन रीरिएट होता है तो उसके अंदर बाद में वापस से देखा जा सकता है। तो फिलहाल तो एक फिलहाल कोई भी अपसाइड मिलता है तो एक बार एग्जिट की सलाह रहेगी। बिल्कुल। लेकिन इसमें बस एक ही सिल्वर लाइनिंग ये बन सकती है किसी भी निवेशक के लिए कि जेफरीज भी कह रहे हैं कि जो गैस एलोकेशन है वो 2025 के मिड से पहले सुधरने वाला नहीं है। तो ये अभी 6-7 महीने का तो पेन कम से कम रहेगा। 6-7 महीने बाद भी हम रिव्यू कर पाएंगे अगर उन्होंने गैस प्रोडक्शन बढ़ाया, इन कंपनियों को एलोकेशन किया, तभी कुछ इन शेयरों में शायद सुधार देखने के लिए मिले, या बीच में कोई खबर आ जाए तो अलग बात है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनीवेज सर आगे बढ़ते हैं कुछ और खबरों की तरफ। KPI ग्रीन्स में 2 शेयरों के बदले एक बोनस शेयर मिल रहा है। अंशुल जी, कैसे देख रहे हैं KPI ग्रीन्स को? तो देखिए, KPI ग्रीन में भी बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है, उसके बाद से स्टॉक नीचे आ रहा है। पहला जो सपोर्ट लेवल था 727 का,
उसको टेस्ट करके बाउंस बैक कर रहा है, इवेंचुअली 3-4 महीना कंसोलिडेट करके हाई लाइकली है कि इस लेवल को तोड़ेगा ये स्टॉक और नीचे में कहीं भी 469 470 तक आते हुए दिख रहा है। तो अगर आपके पास है तो एक बाउंस बैक मिल सकता है 830 840 तक, बट वहां पे क्लियरली एग्जिट कर लेना चाहिए क्योंकि नेक्स्ट राउंड ऑफ सेलिंग में 727 तोड़ के 470 तक ही नीचे आएगा। बिल्कुल। एसईपीसी सर, श्रीराम ईपीसी के नाम से पहले काउंटर आता था। महेश सर 350 करोड़ रुपए राइट्स इश्यू के जरिए जुटा रहे हैं, तो थोड़ा डाइल्यूशन की जब ये कंसर्न आ जाती है राइट इश्यू को लेकर, तो कहीं ना कहीं शेयर रिएक्ट करता है। आज ये नीचे है, अब ये समझ नहीं आ रहा है डाइल्यूशन की वजह से ही है या मार्केट भी गिरा हुआ है इसलिए, क्या करें सर इस शेयर पर? नहीं, ये शेयर होल्ड कर सकते हैं, थोड़ा नजरिए इसमें मीडियम टू लॉन्ग टर्म बनाइए और ठीक है, छोटा मोटा फंड रेज कर ले, अभी के हिसाब से शायद नेगेटिव रिएक्ट करेंगे, बट ओवरऑल फंड रेज करेंगे तो ये पॉजिटिव रहेगा और कंपनीज के अंदर काफी ऑर्डर भी स्लो एंड स्टडी ग्रोथ हो रही है। तो यहाँ पे एक व्यू पॉजिटिव है। व्यू अभी के हिसाब से थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म रखना पड़ेगा मेरे हिसाब से। इसके अंदर एक अच्छा खासा अपसाइड भी अपने को आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए अगर फर्दर कोई बाइंग करना है तो लोअर लेवल पे बाइंग की जा सकती है, और अगर है तो आप होल्ड करिए। जी। रिलायंस पावर सर, इस पे लगातार खबरें आ रही हैं कि जाली जो इन्होंने फेक बैंक गारंटी दी थी, उसका मामला और गहराता जा रहा है कंपनी के लिए, और इन पर जो आरोप हैं वो सेकी ने जो तय किए हैं, और उन्होंने कहा कि आप हमें, उन्होंने कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि आपके खिलाफ हम क्रिमिनल एक्शन क्यों ना लें, इसका कारण बताइए सर। महेश सर, रिलायंस पावर लगातार गिरता जा रहा है, कितना ट्रस्ट करें? अंशुल जी तो कभी बोलते ही नहीं थे कि अनिल अंबानी समूह में कोई बाय करना चाहिए। आई अप्रिशिएट, क्योंकि उसके बाद काउंटर चले गिरे, लेकिन जो भी हुआ, लेकिन अभी तो स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई है। महेश सर, मैं आपका रिएक्शन और लेना चाहता हूँ। देखिए, कंपनियों ने अपने आपको डेट फ्री कर दिया। अब ये जो अनप्रेसिडेंटेड जो न्यूज है या फिर एक्शन है, उसके लिए तो कोई कुछ नहीं कर सकता कि कंपनी बोल रही है कि फ्रॉड फ्रॉड टाइप एक्टिविटी है। अगर कोई गारंटी फ्रॉड की दे दे तो उसके बाद में तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट आना ही आना है। तो ये टाइम ऐसा है कि जब तक फर्दर पूरा क्लीन आउटकम ना आए तब तक को उसमें कुछ ज्यादा कुछ बोला जा नहीं सकता। और वैसे कुछ भी ऐसी कुछ न्यूज भी आते हैं तो इमीडिएट एग्जिट की सलाह बन जाती है। तो फिलहाल अभी कोई यहाँ पे कोई सलाह बनती नहीं है। यहाँ पे अभी के हिसाब से तो कोई भी बाउंस आता है तो एग्जिट की सलाह बनेगी, क्योंकि ये न्यूज ही स्पेकुलेशन है। अगर मैनेजमेंट के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं बनता है तो कोई इन्वेस्टेड रहने का कोई फायदा नहीं है। हालांकि डेट फ्री अभी फिलहाल हुए हैं, लेकिन अगर ऐसे ऐसे काम, अगर ऐसी कोई रियल एक्टिविटी कंपनी ने की है तो इससे बड़ी कोई शर्मिंदगी वाली बात स्टॉक मार्केट जैसे में हो नहीं सकती किसी कंपनी के लिए। तो उसके हिसाब से कोई भी एग्जिट में अपर मिलता है तो एग्जिट होना चाहिए, क्योंकि ट्रस्ट के बगैर तो कोई चीज काम किया भी नहीं जा सकता। सर, कंपनी जिस तरह से प्रेजेंट कर रही है कि वो डेट फ्री हो गई है, आप भी कह रहे हैं डेट फ्री हो गई है, लेकिन कंपनी पर तो अभी भी 14,903 करोड़ रुपए का डेट है एज पर सितंबर 2024 उनकी बैलेंस शीट। वो जो बात कर रहे हैं वो दोबारा से उसी तरह से जो रिटेल निवेशक है उनको बेवकूफ़ बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं कि हमारा ये प्रोजेक्ट डेट फ्री हो गया। सब प्रोजेक्ट डेट फ्री होना और कंपनी डेट फ्री होना तो बहुत अंतर है ना। कि एक आपने प्रोजेक्ट लिया, उसके लिए कुछ लोन उठा लिया 200-400 करोड़ का, वो डेट फ्री कर दिया आपने, लेकिन ओवरऑल कंपनी डेट फ्री होगी तभी तो कंपनी को फायदा होगा। नहीं, ओवरऑल अगर एक भी प्रोजेक्ट डेट फ्री होता है तो उसके बाद में कुछ आगे आउटकम पॉजिटिविटी होती है। तो उसके हिसाब से एक एक जो डेट फ्री के टैग है वो ठीक है, पॉजिटिव है। बट ये जो इम्प्लीकेशन हुआ फर्दर उसकी, वो डेट फ्री वाला एक टैग था, वो एक काफी पॉजिटिव था, वो मार्केट भी उसको अप्रिशिएट कर रहा था। लेकिन अगर आपने देखा रहेगा तो शेयर के भाव 50 रुपए तक भी गए थे, मार्केट भी उसको अप्रिशिएट कर रहा था। लेकिन अभी रिसेंट वाली जो एक्टिविटी है उसमें कोई मार्केट, कोई भी प्लेयर जो है उसको अप्रिशिएट तो छोड़ो, वो इमीडिएट लेवल पे सेल करके एग्जिट ही करेगा। तो वो बिल्कुल। एक अलग बात है कि हाँ, प्रोजेक्ट लेवल पे आप डेट फ्री होते हैं तो वो एक डेट फ्री का एक गिना जाता है और उसको एक अप्रिशिएट भी किया जाता है। बट यहाँ पे अगर ऐसी न्यूज आती है तो उसको कोई भी अप्रिसिएशन या फिर ऐसा कुछ होता नहीं। वहाँ पे इमीडिएट कोई भी अगर होल्डिंग है पूछता है तो वहाँ पे इमीडिएट एग्जिट की सलाह बनती है। बिल्कुल। अंशुल जी, आप तो हमेशा से ही अनिल अंबानी समूह से आए, रिमेंबर आप दुनिया बनाते थे कि कुछ भी हो जाए मैं तो इस समूह पे बाय रिकमेंडेशन दे ही नहीं सकता। सर, सेल रिकमेंडेशन है आपकी इन लेवल्स पे जो खबरें आई हैं, डेवलप हुई है,
और अगर किसी के पास है रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा, क्या करे वो? देखिए निकल जाना चाहिए, वैसे निकलने का मौका मिलना मुश्किल है क्योंकि लोअर सर्किट मारना स्टार्ट किया है। और यही प्रॉब्लम मेरी हमेशा इनकाउंटर से रही है कि चलते हैं तो अपर सर्किट में ट्रेडर्स को अट्रैक्ट करते हैं और जब वापस नीचे आते हैं तो लोअर सर्किट में एग्जिट का भी मौका नहीं देते हैं। तो लगभग जब 50 रुपए से इसने लोअर सर्किट मारना स्टार्ट किया था तब से एग्जिट की सलाह है। और इनमें कभी भी फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं है क्योंकि हमेशा अच्छी न्यूज देने के बाद अपर सर्किट लगता है और लोअर सर्किट मारना स्टार्ट करता है। जब खराब न्यूज आती है तो ऑफ मार्केट आती है कि आपको निकलने का मौका भी ना दे। तो कैपिटल प्रोटेक्ट कीजिए, अच्छी जगह जाइए। लॉस अगर खाना ही है तो अच्छे ब्रेकआउट शेयरों में स्टॉप लॉस लगा के लॉस खाइए, ना कि इन शेयरों में जहां के आपकी कैपिटल भी बचना मुश्किल हो जाए। तो कैपिटल प्रोटेक्ट करना प्राइम आपका उद्देश्य होना चाहिए। तो इस तरह की शेयरों से आपको बिल्कुल दूर रहना चाहिए। चलिए एक ऐसे शेयर की बात कर लेते हैं शायद जिसके पास जाना ठीक लगे। हिंदुस्तान जिंक पहले तो चांदी के कारोबार में ही थी, अब गोल्ड के कारोबार में भी उतर रही है और कंपनी को राजस्थान में गोल्ड माइनिंग ब्लॉक के लिए लाइसेंस मिला है। डुगोचा गोल्ड माइन, इसके ऑक्शन के जरिए कंपनी ने जीता है और ब्लॉक करीब 472 हेक्टेयर में फैला हुआ है और माना जा रहा है कि इसमें जो अनुमानित जो रिजर्व हैं वो करीब 1.74 मीट्रिक टन के हैं। ब्लॉक से जो गोल्ड की जो क्वालिटी की बात कंपनी ने अपनी प्रेस रिलीज में कही है वो कही है 1.63 ग्राम पर टन। ये बहुत लोअर ग्रेड का गोल्ड माना जाएगा क्योंकि 1 से 4 तक की जो वैल्यू होती है उसमें लोअर ग्रेड रहता है, 4 से 10 तक की जो वैल्यू होती है वो थोड़ा सा ठीक वैल्यू मानी जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं गोल्ड माइनिंग में उतर रही है एक अच्छी खबर। और साथ ही चांदी के उत्पादन में कंपनी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी और जिंक में नंबर 2 कंपनी है। सालाना चांदी का जो कंपनी प्रोडक्शन करती है वो करीब 736 टन का है। अंशुल जी, कैसे देख रहे हैं हिंदुस्तान जिंक को इस खबर के बाद? पहले जिंक में तो थी ही बड़ी, चांदी में भी बड़ी थी, अब सोने में भी आ रही है, कैसे देखें? देखिए स्टॉक में क्लाइमेटिक मूव आया था जहां पे 800 रुपए पे क्लाइमेक्स हुआ था, उसके बाद जो गिरावट आनी थी वो लगभग कंप्लीट दिख रही है। तो अब ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक बेस बनाने की तैयारी कर चुका है। बल्कि सितंबर के स्टार्ट से ऐसा लग रहा है कि बेस बना रहा है। तो लोअर एंड ऑफ द बेस 460 के आसपास है, अपर एंड ऑफ द बेस 580 से 600 के बीच में है। तो फिलहाल 1-1.5 साल इसी रेंज में ये स्टॉक काट सकता है। तो आपको रेंज बाउंड प्ले करना चाहिए, 460 के आसपास बाइंग कीजिए, 560-600 जाता है तो वहां पे प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कीजिए और वापस रेंज के बॉटम पे खरीदिए। ये रेंज प्रोबेबली यहाँ से कम 1.5 साल तो चलनी चाहिए और अगर खिंचती है तो 3 साल भी खिंच सकती है। तो रेंज के लिए रेंज प्ले बहुत अच्छा मिलेगा। ब्रेकआउट फिलहाल स्टॉक में नहीं आने वाले।